दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम खड़े हैं भीमा कोरेगांव की भूमि पर, जहां पर विजय स्तंभ कहा है, जहां पर भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, ये इतिहास बाबा साहब ने खोज कर निकाला। बाबा साहब पहली बार यहाँ पर 1 जनवरी 1927 में यहाँ पर आए थे। उन शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए तब से लेकर यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है अभिवादन करने के लिए इस विजय स्तंभ को। तो वैसे ही आज यहाँ पर शमीभा पाटिल भारी बहुजन महासंघ की कार्यकर्ता है, वो अभी पूर्व संध्या पर यहाँ पर विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम सभी को। सबसे पहले तो सभी आम्बेडकरवादियों को और जो समता की भूमि पर समता की लड़ाई में विश्वास रखते हैं उन सभी को 207वें विजय दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आज पूरे देश भर से बाबा साहब को मानने वाले जो समता पर विश्वास रखते हैं और ब्राह्मण्यवाद और मनुवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं वह सभी शिदनाक और उनके सभी शूरवीर साथियों को अभिवादन करने के लिए भीमा कोरेगांव आते हैं। और बाबा साहब ने जो प्रेरणा दी थी और बाबा साहब ने कहा है कि जो अपना इतिहास भूलते हैं वो वर्तमान में लड़ नहीं सकते और भविष्य की नींव नहीं रख सकते। तो इसलिए अपने इतिहास को समझने के लिए और इतिहास में हमारे जो शूरवीर पिछले 5000 सालों से जो यहाँ का समता की लड़ाई का इतिहास चल रहा है उनको अभिवादन करने के लिए पूरे देश भर से भीमानुयायी यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए समता की संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई आगे ले जाने के लिए साथ में खड़े रहते हैं। पाटिल मैडम, यहाँ पर आप कब आई थी? मैं पिछले 15 सालों से भीमा कोरेगांव आती हूँ। भीमा कोरेगांव हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, नाम विस्तार दिन के लिए मराठा औरंगाबाद की भूमि हो, जहाँ जहाँ पर बाबा साहब के नाम से क्रांति की पहल हुई है और जो समाज के लिए दिशा दर्शक लड़ाई हुई है, वहाँ जाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हम सभी को ये जिम्मा उठाना पड़ेगा। जी मैडम, 15 साल से आप यहाँ पर आती है, बराबर है। तो यहाँ पर अभी का जो 207वां जो अभिवादन करने का जो शौर्य दिन है, तो अभिवादन करते समय आपके दिल को क्या लगा? अभिवादन करते वक्त दिल में एक कहते हैं ना कि फ़क्र महसूस होता है कि हम उस भूमि पर खड़े हैं जिस भूमि पर यहाँ पर मनुवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जहाँ पर ब्राह्मण्यवाद जातिवादी व्यवस्था को फिर से बढ़ावा मिल रहा था। तो शूरवीर शिदनाक जी और हमारे 500 पूर्वजों ने यहाँ की पेशवाई को धूल चटा दी थी। ऐसी जगह पर खड़े रहते हुए एक सीना फूल जाता है, फ़क्र महसूस होता है कि हाँ, मैं इन पूर्वजों की संतान हूँ जिन्होंने इस देश की जंग आज़ादी से लेकर यहाँ की मानवता की और समता की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। जी 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 पाटिल मैडम, 500 महासैनिक और 27,000 पेशवा थे। तो यहीं पर करीब ही भीमा कोरेगांव नदी है, तो यहाँ पर खून से नदी बही थी, ऐसा इतिहास गवाह है। इस इतिहास को किस तरह से देखती हैं आप? ये इतिहास है यहाँ की समता की लड़ाई को अगर हम देखते हैं तो जिन 2700 पेशवा ब्राह्मण्यवादियों के खिलाफ शूरवीर शिदनाक और उनके 500 सैनिक लड़े थे, उन्होंने केवल यहाँ पर एक जंग नहीं लड़ी थी, तो यहाँ की समता की लड़ाई हुई थी। मानवता के खिलाफ जो 27,000 थे जो मानवता विरोधी थे, ऐसे मानवता विरोधियों के खिलाफ ये मानवतावादियों की ये विचारों की भी लड़ाई थी और ये सामने तलवार की भी लड़ाई थी, क्योंकि उस वक्त का मंजर ऐसा था, माहौल ऐसा था। तो शिदनाक जी और उनके सभी 500 शूरवीरों को लड़ना जायज़ था और ये लड़ाई आज भी चल रही है। आज एक है कि हम बाबा साहब के दिए गए 395 कलमों के तलवार के ज़रिए यहाँ के मनुवाद के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी 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 अभी बात ऐसी है कि भारतीय संविधान का 75वां अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है, तो संविधान बदलने की कुछ विचारधाराएं बात कर रही है। तो क्या संविधान बदला जा सकता है? क्या अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँ कि संविधान बदला नहीं जा सकता, इस छलावे में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते हुए उसकी जो इलास्टिसिटी रखी है, हाँ, तो उस इलास्टिसिटी के साथ आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि गोलवरकर की आइडियोलॉजी को लेकर माधव विंग करके एक नया वर्ड उन्होंने यूज़ करना शुरू किया है कि माधव विंग काम कर रही है बंच ऑफ थॉट्स की आइडियोलॉजी को लेकर, कि उस आइडियोलॉजी को लेकर हम किस तरीके से अंदर घुस सकते हैं। जैसे कि आज हम भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के पास खड़े हैं, तो मैं बोलते हुए इसे
विजय स्तंभ भी कहूँगी। शौर्य और पराक्रमी तो हमारे पूर्वज थे ही, लेकिन संघवाद ने अपनी घुसखोरी यहाँ भी कर दी है। हम विजय दिन मनाने के लिए आते हैं। 27,000 पेशवाओं की यानी मनुवादियों के यहाँ को जंग पछाड़ने वाले हमारे 500 शूरवीर महार पूर्वजों ने जो विजय किया था, उस विजय दिन को मनाने के लिए आते हैं। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर शौर्य दिन कहा जा रहा है, तो ये घुसखोरी चल रही है। तो हमें रात दिन चौकन्ना रहना पड़ेगा और मनुवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी, मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरी संसद में बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है ना, आपत्तिजनक विधान किया है, इस विधान को लेकर क्या कहिए आप? अमित शाह की कोई औकात है जो बाबा साहब के खिलाफ बोल सके? अमित शाह एक तड़ीपार है, उसके उर्फ जुर्मों का एक ढेर पड़ा है, फाइल की फाइल दबा के पड़ी है। सत्ता भी यानी कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो उस तरीके से उनका सब कुछ चल रहा है। लेकिन अमित शाह जैसे लोग भूल जाते हैं कि जिस कुर्सी पर एक तड़ीपार जाकर बैठता है, कोर्ट के जरिए खुद को जामीन दिलवा के देता है, वो अधिकार भी हमारे बाप के बाप ने यानी बाबा साहब ने उसे दिया है। हाँ, और वो हमसे अगर भिड़ेगा तर आमचं तर असं आहे की नडले की फोडले। जी, बहुत अच्छी बात है, नडले तर फोड़ले, ऐसी बात यहाँ पे अमी भाभी ने यहाँ पे रखी है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पूरे भारत के कोने कोने से और विदेश से भी अभी लोग यहाँ पर कल अभिवादन करने के लिए विजय स्तंभ को आने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे या इनके लिए क्या संदेश दोगे आज? मैं कहूँगी कि हम सभी विजय दिन के विजय स्तंभ पर आते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन ये अभिवादन करते वक्त हमें सबको एक संकल्प आगे लेके जाना चाहिए कि बाबा साहब ने 1916 से लेकर 1956 तक, 6 दिसंबर 1956 तक जो बाबा साहब ने अथक प्रयासों और परिश्रम के ज़रिए हमारे लिए एक सम्मान से जीने की व्यवस्था खड़ी कर रखी है, उस व्यवस्था के ढांचे को खोखला करने वाली विचारधाराएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें हमारे भी कुछ है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ने हो या फिर बोलते हैं ना कि चमकने वाली चीज़ों के पीछे जाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इन सारी बातों को बढ़ोतरी देना शुरू किया है। कुछ दिन आपलेस गद्दार एक वर्ड है मराठी में, उस तरीके से है। तो ऐसी सारी बातों में ना आकर बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 22 किताबें, 368 भाषण, 1300 से ज़्यादा लेटर और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए राइटिंग में, वर्डिक्ट में लिख के रखी है, जो कि आने वाले 1000 सालों की लड़ाई के लिए हमारे पास एक पुख्ता मटेरियल है। उसको हमारी यंग जनरेशन ज़रूर पढ़े, बाबा साहब को समझ ले। बाबा साहब को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब हमारे लिए सिर्फ सम्मान नहीं है, बाबा साहब हमारा जीवन है। बाबा साहब हमारे नफ्स है, तो हमारी नफ्स अगर बंद हो जाती है तो शरीर बंद हो जाता है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को नफ्स के ज़रिए समझकर हमें उसे आगे ले के जाना चाहिए। दिन ब दिन बढ़ते मनुवाद, संघवाद, भारतीय जनता पार्टी जैसी विषैली विचारधाराओं की राजनीति जो तंज कस रही है, उसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें हमारे शूरवीरों को अभिवादन करते हुए संकल्प भी लेना है कि मैं वैचारिक स्तर पर संवैधानिक मार्ग से लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर एक दूसरे के साथ में खड़ा रहना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इतना बड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास है, लड़ाऊ इतिहास है हमारा, तो भी परभनी जैसी, खैरलानी जैसी बार बार घटनाएं इस महाराष्ट्र के अंदर घटती है, होती है। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्या सुझाव देगी इस बारे में? एक तो खैरलांजी हो, कोपरडी हो, नेवासा हो, परभणी हो, नांदेड़ हो, मैं आंकड़े यानी जब ऐसा होता है तब एक हल्का सा दर्द भी होता है कि हम उसी सिस्टम में जी रहे हैं जो बाबा साहब ने की है। लेकिन एक है कि ऐसी घटनाओं की तरफ देखते हुए हमें दिन ब दिन और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ये करवा रहे हैं या जिस तरीके से ये करवाया जा रहा है, तो एक तो हमारे वो डाइवर्शन मोड ऑन करना है, क्योंकि जब परभणी की घटना हुई तब देश में ईवीएम को लेकर बवाल चल रहा था। महाराष्ट्र के चुनाव में ईवीएम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, इसको लेकर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अम्बेडकराइट्स पार्टी इसको लेकर खुलेआम बात कर रही थी। और जब बात यहाँ के सामाजिक हक अधिकारी किसी के भी हो या संवैधानिक मूल्यों के हक अधिकारियों की बात आती है, सबसे पहले रास्ते पर निकलने वाले होते हैं अम्बेडकरी। हाँ, तो इन लोगों को डाइवर्ट करना, उनको दिशाभूल करना, उनको धक्का देना, इस तरीके के तंत्र यहाँ का संघवादी और मनुवादी इंटरनल सिस्टम कर रहा है। तो हमें सावध रहना पड़ेगा, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। और एक बात समझ लेनी पड़ेगी
कि यहाँ पर मनुवाद जो अपनी जड़ें कस रहा है, तो मनुवाद को उखाड़ने के लिए बाबा साहब के हाथ को पकड़कर आगे जाना पड़ेगा। जी जी जी। तो दर्शकों, ये थी शमीभा पाटिल जो महाराष्ट्र से आती है और भारी बहुजन महासंघ की कार्यकर्ता है। आज पूर्व संध्या पर भीमा कोरेगांव में यहाँ पर विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आई थी। अच्छा लगा बातचीत करने से, इनके हाथों से, इनके विचारों के माध्यम से आने वाले समय में कुछ आप सीखें और आने वाले दिनों में शमीभा पाटिल के माध्यम से ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकर विचारों का कार्य हो और एक कार्य आगे बढ़ाने के लिए शमीभा पाटिल, इनको मैं लंबी उम्र चाहता हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए सौरभ के साथ मैं सदाशिव गच्छे, भीमा कोरेगांव। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।